हमने फर्स्ट वीडियो में चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था वर्ण विचार, जिसने हमने वर्ण और वर्णों के भेद में जाना। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर का वर्णन फर्स्ट वीडियो में, आज हम करेंगे व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन स्वर के बोलने में हमारे मुंह से जो वायु निकलती है उसमें रुकावट नहीं होती, लेकिन व्यंजन को बोलने में हमारे मुख की वायु 5 हिस्सों से होकर निकलती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब वो 5 क्या है? तो सबसे पहले हम लेंगे कंठ, फिर लेंगे तालव्य, फिर लेंगे मूर्धा। मूर्धा जो दांत के पीछे खुरदरा स्थान है उसे मूर्धा कहते हैं। फिर दंत्य, फिर ओष्ठ। ठीक है। तो व्यंजन हमारे मुख के 5 हिस्सों से होकर गुजरती है, इसलिए व्यंजन का प्रयोग किया जाता है और इनको हम 5 वर्ग में रखते हैं। जैसे व्यंजन हमने माने 33। स्पर्श के आधार पर इसमें हमारे व्यंजन 2 भागों में है, पहला स्पर्श के आधार पर और दूसरा श्वास के आधार पर। स्पर्श के आधार पर जैसे कि हमारी जिह्वा मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये संख्या में बताए 27 और 5 भागों में विभक्त है, जिसमें ड और ढ शामिल है। 25 से 25 में 2 शामिल हो गए, 27 हो गए। तो क वर्ग, तो सबसे पहले हम लेते हैं क वर्ग। क वर्ग आप बोलेंगे तो आपकी जिह्वा कंठ से क, ख, ग, घ, अंग, तो हमारी जो साउंड है, आवाज़ है, वो कंठ से आई। सेकंड है च वर्ग, आप उच्चारण करेंगे च, छ, ज, झ और या, तो हमारी आवाज़ कहाँ से आई? तालव्य से। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, तो हमारी कहाँ से आई? मूर्धा से। ट, थ, द, द, ध, ने, तो हमारी जिह्वा ने कहाँ का स्पर्श किया? दांत का। दंत्य प, फ, ब, भ, म, तो कहाँ किया? प वर्ग, प का, ओष्ठ का, तो ये ओष्ठ आ गए। और 2 हमारे आगे ड और ढ, तो ये क्या कहलाएंगे? उत्सिष्ट व्यंजन। उत्सिष्ट व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गौण होते हैं और छोटे होते हैं, और इसलिए इनका नाम दे दिया उत्सिष्ट व्यंजन। सेकंड है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ य, र, ल, व, तो इसमें य और व दोनों हम इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर ये है कि होते तो व्यंजन है, लेकिन इनकी मात्रा स्पर्श करती है, स्वरों के इनमें कम टाइम लगता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इसमें ल, ल का साउंड हम जब करेंगे तो हमारी जिह्वा दांत के जो पीछे मूर्धा वाला स्थान है वहीं पे स्पर्श करती है और जिह्वा वहीं रहती है, और जो साउंड है वो बाहर निकलता है, इसलिए इसको कहेंगे मूर्धा। पार्श्विक। फिर है र, र लुंठित, मुड़ना, लुंठित, र लुंठित, क्योंकि हमारी जिह्वा बेलन की तरह घूमती है, इसलिए इसे कहेंगे लुंठित। हमारे नीचे है 3 श हैं और है श, 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 तो ये हमारी जिह्वा क्या करती है? घर्षण के साथ बाहर निकलती है। ऊष्म व्यंजन, तो यह क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म किस लिए कहा? अब हमारी इनको आप उच्चारण करेंगे तो कैसे होगा? जिह्वा एक घर्षण के साथ बाहर आती है, तो इसे हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे। अब आते हैं हमारे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं? तो हम
जैसे टेबल लेते हैं कै, खे, गे, घे, तो हमारे जो पंचम वर्ण की टेबल है कै, चे, टे, ते, पै वर्ग, इसमें अल्प प्राण में आ जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक, इसमें आ जाएंगे अल्प प्राण में। ऐसे ही महाप्राण में दो जो बच गया सेकंड और फोर्थ, तो वो किस में आ जाएंगे महाप्राण में। ये पहचान के लिए एक आसान सा तरीका है। अल्प प्राण यानी कि कम समय, महाप्राण ज़्यादा समय। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम और कमज़ोर होकर बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाएगा, अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन है। तो है क्या माना इन्होंने, है को माना महाप्राण। तो इसको हम बाद में समझेंगे कि महाप्राण कैसे हैं। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक वेग से मुख से बाहर निकलती है, वह है की ध्वनि भी सुनाई देती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे दूसरा और चौथा, डे और ढे हमने पढ़ा था उत्सिफ्त व्यंजन है। ऐसे ही हम आगे स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ, जो दो व्यंजनों से जुड़ा था, दो व्यंजनों के संयोग से बनने वाले को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितने हुए, 4, श, त्रे, गे और सैसर्मिक। इनके संयोग तथा उससे बने शब्द क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, जैसे श, कै और श। कै बहुत कम बोला जाता है, इसलिए कै का साउंड बहुत कम आता है, और श क्षत्रिय। तय और रे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जय और ये गे बन जाएगा, श और रे श्रे। ऐसे ही द्वित व्यंजन, समान अर्थ वाले यानी कि जो अर्थ समान बताते हैं व्यंजन जब शब्द में दो बार प्रयुक्त हो तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों में पहला शब्द व्यंजन रहित होता है, जैसे डिब्बा, बै जिसमें हलंत लगा है और दूसरे बै में हलंत हट गया, बल्ला, सज्जन आदि। आगत स्वर, आगत आए हुए जो कि हम दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू से जो हमने अपनी हिंदी भाषा में ले ली है, उन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। कुछ स्वर अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू से आकर हिंदी भाषा में मिल गए हैं, उन्हें आगत स्वर कहते हैं, जैसे या, जय, फै, खे आदि। अर्थभेद होने के कारण इनका हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगा है, जैसे हमारे नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, काफ़ी यानी कि पर्याप्त, फन साफ, फूल पुष्प आदि। अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं। अब जैसे हमने स्वर में 11 स्वर पढ़े थे और 2 रह गए थे, अंग और ए, तो अंग और है क्या कहेंगे, अयोगवाह। अनुस्वार जिस पे बिंदी होती है और अनुनासिक जिस पर चंद्र बिंदु होता है। थर्ड है विसर्ग, जिसमें हम अतः प्राय बिंदु का प्रयोग करते हैं और हल्का सा है का साउंड भी आता है। अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से ही निकलती है। ये ध्यान दें, अनुस्वार में हमारी जो हवा आती है, मुंह से जो साउंड आता है वो नाक के हिस्से से आता है, इसलिए इसे अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक में जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग,
अक्षर के अंत में लगने वाले बिंदु को क्या कहेंगे? विसर्ग कहते हैं। तो ऐसे ही हमने जाना अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को। तो इनके कुछ अंतर भी दिए हुए हैं। द्वित और संयुक्त व्यंजन में अंतर। द्वित व्यंजन जब समान वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो द्वित व्यंजन कहलाते हैं, परंतु जब अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्वित व्यंजन जैसे कि सच्चा, दिल्ली, पक्का, बच्चा। संयुक्त व्यंजन मक्खी, गुच्छा, अच्छा, भस्म। ऐसे ही आपके नीचे कुछ भाषिक पटुता दी हुई है जो आपने पढ़नी है। ध्वनियों का उच्चारण स्थान। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख के जिस भाग पर विशेष बल दिया जाता है उसे उस ध्वनि का वर्ण या उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे इसमें हमारी टेबल दे रखी है, वर्ण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जहाँ जिसका उच्चारण स्थान है, कंठ का, तालुवे का, मूर्धा का, दंत्य का, तो उसी के आधार पर उन्हें उनका स्थान दे दिया जाता है। तो इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने बुक में से बुक वर्क करना है, फिर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं और लर्न करने। थैंक यू।